सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ रेनेगेड इमॉर्टल एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, पहले जाओ और जाकर इसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो हमारे इस पार्ट की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पे लास्ट पार्ट एंड हुआ था। हमने देखा था कि वांग लिन का सामना यहाँ पे टाओशन से हो जाता है, बट इससे पहले वांग लिन एक 7 स्टार का एंशिएंट गॉड बन चुका था। साथ ही उसे एंशिएंट ऑर्डर की इनहेरिटेंस भी हासिल हो गई थी। और अब यहाँ पे जब वांग लिन अपना डिवाइन सेंस इस पूरे के पूरे एंशिएंट टाउन में दौड़ाता है ना, तो जिसे जिसे जहाँ जहाँ जिसको भी फील होता है खेल खत्म, सबके होश उड़ चुके थे लिटरली। जब यहाँ पे हम टाओ शेन को देखते हैं तो डर के मारे वो अपने कदम पीछे लेने लगता है। वहीं दूसरी तरफ बाकी के लोगों का तो तुम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और यहाँ पे वो जो लेडी थी वो यहाँ पर हैरानी के साथ यही कहती है कि लगता है कि वो वापस आ चुका है। और अब आगे सो हमें इस पार्ट के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे ज़ोवरीन को देखते हैं, जहाँ पर वांग लिन का ये जो डिवाइन सेंस था ये उसे भी फील हो जाता है। और यहाँ पे उसे देखते साथ ही ज़ोवरीन काफी ज्यादा कंफ्यूज था और वो हैरानी के साथ कहता है कि इस एंशिएंट स्टार सिस्टम में आखिर तुम हो कौन, जो कि बिना किसी की परवाह किए यहाँ इस हद तक अपनी डिवाइन सेंस को फैला रहा है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एंशिएंट ऑर्डर ओनर येमू था उसकी हल्की सी ऑरा इस वक्त वांग लिन की कॉन्शियसनेस के अंदर मौजूद थी, जिसके चलते वांग लिन एरोगेंटली उसी से उसका परिचय पूछता है, जिसपे वो बता देता है कि मैं इस एंशिएंट स्टार सिस्टम का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन हूँ और जिसे कि लोग सोवरीन कहते हैं। अब तभी वांग लिन की कॉन्शियसनेस यहाँ पे हावी होने लगती है। वो कहने लगता है कि अच्छा तो ये तुम हो, लेकिन अगली बार ना फिशिंग इन द मून के अलावा कोई और अगर टेक्निक हो तो उसका यूज करना। वो टेक्निक तुम्हारी अच्छी थी लेकिन मुझे इससे भी कोई बेहतरीन टेक्निक देखनी है। ये कहते हुए वांग लिन इस पूरे के पूरे टॉम को ही सील करने लगता है और सबसे पहले इसके एंट्रेंस और जो एग्जिट का जो इकलौता रास्ता है इसे सील करने लगता है। यहाँ पे सोवरीन जानता है कि ये जो कोई भी है इसे मेरे उस टेक्निक के बारे में पता है, लेकिन उसके दिमाग के किसी कोने में भी ये बात नहीं आ पाती कि ये वही वांग लिन है। अब तभी जैसे ही वो देखता है कि एंट्रेंस का रास्ता बंद हो रहा है तो वो भी यहाँ पर सामने से अटैक करता है, लेकिन वांग लिन यहाँ पर एक तेजी से रोर मारता है जिसके चलते आसपास की जगह शेक होने लगती है और फिर इसके अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए वो इस जगह को पूरी तरीके से क्लोज कर देता है। लेकिन क्लोज करने से पहले वांग लिन का डिवाइन सेंस सेलेस्टियल कॉन्क्यूबाइन को यहाँ से जाने देता है और बस उससे इतना ही कहता है कि तुम्हारी वजह से एक बार मैं बच पाया और मैं किसी का फेवर नहीं रखता। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लेडी जब बाहर आती है वो समझ आती है कि ये और कोई नहीं बल्कि वही बंदा है, लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या सच में ये वही है। अब हम देखते हैं कि वांग लिन ने अपने डिवाइन सेंस का एक्सपेंड किया था इस एंशिएंट टाउन के साथ, तो जिसके चलते वांग लिन को सांस लेने का मौका मिल गया था। यानी कि वही फोर्स जो कि वांग लिन की बॉडी को डिस्ट्रॉय कर रही थी वो पूरी तरीके से रुक चुकी थी और वांग लिन भी हील हो चुका था। टाओशन जो कि वांग लिन के सबसे ज्यादा क्लोज था, यहाँ पे पहले वांग लिन का डिवाइन सेंस, फिर वो पाम अटैक और अब वांग लिन का ये रोर लिटरली इसकी बॉडी को बुरी तरीके से इंजर्ड कर देती है। बट क्योंकि उसकी बॉडी एक रॉयल एंशिएंट गॉड की है तो इसी के चलते उसे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, मतलब इंजर्ड तो होता है लेकिन रिकवरी रेट भी काफी फास्ट था। इस दौरान वांग लिन उसे ही देखे जा रहा था, पर फिलहाल के लिए वांग लिन को जल्द से जल्द इस इनहेरिटेंस को कंप्लीट करना था, क्योंकि वो जानता है कि एक बार टाओशन पूरी तरीके से रिकवर कर गया तो सबसे पहले वो वांग लिन पे ही हमला करेगा। इस दौरान हम देखते हैं कि वांग लिन वापस से इनहेरिटेंस की पावर को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि इस दौरान इसके ऊपर काफी अमाउंट में रेजिस्टेंट फोर्स बढ़ रहा था। पर तभी यहाँ पर वांग लिन को एक और रॉयल ब्लड लाइन की फीलिंग आती है और ये असल में एंशिएंट डेविल से रिलेटेड थी। तो वांग लिन इसे देखते साथ ही डिसाइड कर लेता है कि अब वांग लिन इसको अपना डेविल अवतार बनाएगा, यानी कि एंशिएंट ऑर्डर में जो उसके अंदर डेविल की भी जो ऑरा और पावर आ रही थी, यानी कि उसके आंखों में हम उस स्टार को भी बनता हुआ देख पा रहे थे, तो वांग लिन इसे शिफ्ट कर देता है उस दूसरी बॉडी में। और तभी टाओशन जब ये सारा नजारा देखता है वो यहाँ पे वांग लिन को देखकर पुराने वक्त को याद करता है और तभी उसे कहने लगता है कि वांग लिन, तुम्हारे प्रति मेरे अंदर जो भी ग्रजेस थे ना मैं सबको आज खत्म करता हूँ, क्योंकि आज तुमने साबित कर दिया है कि वाकई में तुम एक एंशिएंट गॉड बनने के लायक हो और आज से मैं तुम्हें अपने से कोई छोटा या बड़ा नहीं बल्कि अपने इक्वली देख रहा हूँ, क्योंकि जिस रेजिस्टेंस का सामना इस वक्त तुम कर रहे हो ये हर किसी के बस की बात नहीं। एक ट्रू एंशिएंट गॉड भी इसके आगे हार मान जाए और अभी यहाँ पर मैं बस तुमसे उस इनहेरिटेंस के लिए फाइट कर रहा हूँ। ये कहते हुए वो चला के एक अटैक सीधा वांग लिन की तरफ कर देता है। वांग लिन भी काउंटर में सेम अटैक उसकी तरफ करता है और यहाँ पे दोनों के फिस्ट आपस में कोलाइड करते हैं। इम्पैक्ट बहुत तगड़ा वाला था जिसके चलते इनके अंदर जो एंशिएंट गॉड टूसी की जो पावर्स थी दोनों के अंदर अलग अलग वो भी यहाँ पर एक शेप लेने लगती है। लेकिन यहाँ पे जो फैंटम अपीयर होता है एंशिएंट गॉड टूसी का दोनों के पीछे दोनों दिखने में बिल्कुल ही अलग था। जो यहाँ पे टाओशन वाला था वो दिखने में अग्रेसिव किलिंग इंटेंट वाला था और वांग लिन का किसी सेलेस्टियल नोबेल की तरह, लेकिन दिखता कि बिल्कुल डिक्टो टूसी की तरह था। बट सरप्राइजिंगली यहाँ पे क्योंकि वांग लिन के पास जो एंशिएंट ऑर्डर की इनहेरिटेंस की भी थोड़ी ताकत है और जो येमो की है वो ऑरा भी थी, तो वांग लिन का पंच यहाँ पे टाओशन पे भारी पड़ जाता है। बंदा यहाँ पे काफी दूर खिसका चला जाता है और तभी उसे गुस्सा आता है, निकालता है वो अपना वही जायंट सा स्पेयर और कहने लगता है कि अब तो यहाँ पे मरेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक हाथ से उसने अपने स्पेयर को थामे रखा था और दूसरे हाथ से वो काफी सारे फिस्ट अटैक भी करता है
ताकि वांग लिन को वो डिस्ट्रैक्ट कर पाए। लेकिन यहाँ पे जिस दौरान वो इतने सारे अटैक कर रहा था, इस दौरान वांग लिन का जो डिवाइन सेंस है वो काफी हद तक एक्सपेंड कर चुका था। यहाँ तक कि जो थ्रोन के नीचे जो इनहेरिटेंस हार्ट था उसके भी काफी ज्यादा क्लोज पहुंच चुका है। बस वांग लिन को थोड़ी सी और ताकत की जरूरत थी, जिसके बाद वो इजीली इसको भी कॉन्कर कर सकता है। तो अब ताओशन का जो सामने से गॉड स्लिंग स्पेयर से किया गया अटैक वांग लिन की तरफ बढ़ रहा था। वांग लिन दूसरी की मेमोरी से एक मेथड का यूज करता है कि वो सामने वाले एंशिएंट गॉड के किए गए अटैक को अपना बनाकर सीधा वहीं पे भी उसे यूज करता है। तो वांग लिन इसी फोर्स का यूज करता है इनहेरिटेंस हार्ट के लिए, और यहाँ पे हम देखते हैं कि उस बैरियर को तोड़ते हुए वांग लिन का डिवाइन सेंस उस इनहेरिटेंस हार्ट को ऐसे कवर कर लेता है। बस फिर क्या, वांग लिन की बॉडी में जो अभी हल्का फुल्का पेन आ रहा था सडनली ये बहुत तेजी से इंक्रीज कर जाता है। वांग लिन दर्द के मारे चिल्ला भी रहा था, साथ ही उसे यहाँ पर जो एंशिएंट ऑर्डर ओनर जो यमो था उसकी काफी सारी टेक्निक्स, मेथड्स, यहाँ तक कि इसकी मेमोरीज सब कुछ उसे अपनी नजरों के सामने दिखने लगती है। यहाँ पे इतनी सारी मेमोरीज को कॉम्प्रिहेंड करना वांग लिन के लिए मुश्किल हो रहा था, तो वांग लिन सीधा डेविल के साथ इसे शेयर करता है, यानी कि उसे दूसरी बॉडी के साथ। यहाँ पे ये जो एंशिएंट डेविल था पलक झपकते ही हम देखते हैं कि इसके 5 स्टार ऑलमोस्ट बनने की कगार पे पहुंच चुके थे, और उसका वो जो राइट आई था ये तेजी से ग्लो भी कर रहा था। अब वांग लिन निकालता है अपने ब्लड स्वॉर्ड को, उसे जोर से थामता है, और जो प्रेशर इस वक्त वांग लिन की बॉडी के ऊपर पड़ रहा था वो सीधा इस स्वॉर्ड के अंदर ट्रांसफॉर्म करते हुए चला के यहाँ पे टाओशन की तरफ मारता है। टाओशन जब इसे देखता है तो वो अपने गॉड स्पेयर से एक स्लैश अटैक आगे कर देता है, लेकिन टाओशन के होश तब उड़ जाते हैं जब उसका हाथ कांपने लगता है, क्योंकि उसके अटैक को 2 टुकड़ों में काटते हुए उसका ये जो वेपन था ना, इसको भी वांग लिन का स्लैश अटैक काट देता है। रिएक्ट करने का टाओशन को मौका नहीं मिलता और अगले ही पल एक जोरदार एक्सप्लोजन होता है। टाओशन काफी दूर जा गिरता है और उसके चेस्ट के ऊपर एक बहुत बड़ा घाव बन चुका था। टाओशन समझ चुका था कि नहीं, वो वांग लिन को नहीं हरा सकता, तो वो भी वहीं पे चुपचाप पड़ा रहता और उठने की कोशिश भी नहीं करता। वहीं दूसरी तरफ वांग लिन जो कि अभी भी उस इनहेरिटेंस के पावर को अब्सॉर्ब किया जा रहा था, यहाँ पे जब वो देखता है कि टाओशन अब दोबारा हरकत नहीं कर रहा, तो वांग लिन भी कहीं ना कहीं उसके लिए एक रिस्पेक्ट दिखाता है। पर तभी वांग लिन फील करता है कि अचानक से जो उसकी कुछ मेमोरीज है वो तेजी से फेड होने लगी है, जैसे कि धीरे धीरे वो शुरुआत के दिन भूलने लगा। ये देखते साथ वांग लिन समझ आता है कि अगर वो एंशिएंट ऑरा के लालच में इस थ्रोन पे और देर तक बैठा रहा तो उसकी मेमोरीज भी इरेज हो सकती है, और वांग लिन ली मुआन और अपनों को कैसे छोड़ सकता है, उन्हें कैसे भुला सकता है। जो पलट के वांग लिन देखता है कि उसका एंशिएंट डेविल भी ऑलमोस्ट 6 स्टार के पीक पे पहुंच चुका है, तो वांग लिन सोचता है कि नहीं, अब बस बहुत हो गया, और फिर फाइनली वांग लिन उस थ्रोन से उतर जाता है और टाओशन की तरफ देखता है, और फिर कुछ सोचने के बाद वांग लिन उसे एंशिएंट वर्ड 2C की वही मेमोरी वाली जो इनहेरिटेंस है उसका प्योर फॉर्म बाहर निकालता है। ये देखकर टाओशन शॉक्ड रह जाता है, पर वांग लिन बिना किसी हिचकिचाहट के उसे ये दे देता है और कहता है कि मैंने जो तुमसे पहले कहा था मैं अभी भी उस पे कायम हूँ कि अगर तुमने इसे पूरी तरीके से अपना बना लिया और अगर तुम एक 9 स्टार के एंशिएंट गॉड बन गए, तो मुझे नहीं पता कि आखिर 2C और तुम में कौन है जो जागेगा और कौन है जो इरेज होगा। ये कम्प्लीटली तुम्हारी चॉइस पे डिपेंड करता है। ये कहते हुए वांग लिन यहाँ पर अपने साथियों को लेकर वहाँ से चला जाता है, और उसे जाता हुआ देखकर जो टाओशन था उसके मुंह से शुक्रिया के अल्फाज निकलते हैं, जो सुनकर वांग लिन भी उसकी तरफ देखता है और स्माइल करते हुए आगे बढ़ जाता है। अब यहाँ पे तबाही मचाने के बाद वांग लिन सीधा उसी वर्टेक्स वाले एरिया के पास पहुंच जाता है, जिसके जरिए से कि ग्रीड भी बाहर आया था, और यहाँ पे वांग लिन जैसे इसके अंदर में एंट्री मारता है तो वांग लिन के दिल में यही ख्याल आता है कि काश ये मुझे ऐसी जगह ले जाए जहाँ पर कि मेरे दुश्मन कम हो। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर ऑल हेवन स्टार सिस्टम के अंदर एक मिस्टीरियस से एरिया का सीन देखते हैं, जहाँ पर जो हमारे मास्टर फ्लेम स्पार्क, ली युनजी और फिर वही ब्लड गॉड जिसने की वांग लिन के साथ बैटल किया था, लेकिन किंग शुई ने आकर उसकी जान बचाई थी, और उन्हीं के बिल्कुल जस्ट साइड में जो मास्टर लिनडोंग है वो भी यहाँ पे मौजूद थे। अब यहाँ इनके सेंटर पे मौजूद थे 3rd स्टेप के दी मोस्ट पावरफुल कल्टिवेटर जो कि ऑल हेवन के हैं, जिन्होंने की सेलेस्टियल लॉर्ड किंग शुई और जो ब्लड गॉड है इन दोनों के उस एपिक बैटल को भी रुकवा दिया था। हाँ जी, तुम सही समझे, मास्टर लू फू मौजूद थे। आई नो कि तुम सब भी मेरी तरह ही सेलेस्टियल लॉर्ड किंग शुई, सीतुनन, इन सभी को देखने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हो। यार कितना टाइम हो गया, हमने लास्ट टाइम इनको न जाने कौन से चैप्टर में देखा था। बेसिकली यहाँ पर टाओशन से पूरी तरीके से इंजर्ड हो जाने के बाद मास्टर लू फू यहाँ पर 4 जो बड़े मास्टर्स थे उनके साथ मिलकर खुद को ये हील किए जा रहे थे और ऑलमोस्ट ये रिकवर भी कर चुके थे। इस दौरान चारों यहाँ पर अपने डिवाइन सेंस को आसपास के इलाके में फैला चुके थे, लेकिन जो 3rd स्टेप के कल्टिवेटर यानी कि जो मास्टर लू फू है, इनका जो डिवाइन सेंस था ये पूरे के पूरे ऑल हेवन स्टार सिस्टम के जैसे कोने कोने में बिखरा हुआ था। तो तभी उन्हें एक अजीब सी चीज फील होती है, जिसके चलते डर के मारे इनकी आंखें खुल जाती हैं। वो इमीडिएटली चारों से कहते हैं कि मुझे हर हाल में इस बंदे की लोकेशन चाहिए और मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ये अनजान खतरा कौन है जो कि यहाँ पे चला आया। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी अपने डिवाइन सेंस के जरिए से जैसे ही उस बंदे के फिगर को यहाँ पे इसके सामने लोकेट करते हैं, तो यहाँ पे जैसे ही जो मास्टर लू फू है उसे देखते हैं तो उसकी आंखें से फटी की फटी रह जाती हैं, और बाकी के लोग भी जब इस फिगर को देखते हैं तो वो भी पूरी तरीके से शॉक्ड थे। लेकिन सिर्फ एक ही बंदा था जिसके चेहरे पे स्माइल थी, और वो थे अपने मास्टर फ्लेम स्पार्क। लेकिन मन में वो भी काफी ज्यादा हैरान थे कि इतने कम वक्त में ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकता है, इतना
हाँ कि यहाँ पे जो हमारे थर्ड स्टेप के कल्टीवेटर मास्टर लूफू है वो तक हैरान है। मास्टर लूफू पहले ही इनको वार्न कर देते कि देखो चाहे जो हो जाए इससे उलझने की कोशिश मत करना, क्योंकि अभी मुझे भी नहीं पता कि क्या मैं इसे रोक भी पाऊंगा या नहीं। हालांकि ये अभी कल्टीवेशन के मामले में मेरी बराबरी पे नहीं पहुंचा, थर्ड स्टेप के नीचे है, लेकिन फिर भी बहुत खतरनाक है। ब्लड गॉड का तो यहाँ गला सूख चुका था, और अगर तुम्हें याद होगा क्यों तो कमेंट में जरूर बताना। और यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन को भी पता चल चुका है कि काफी सारे जो बड़े बड़े कल्टीवेटर्स हैं उन्होंने वांग लिन के ऊपर अपने डिवाइन सेंस को लॉक किया था। पर फिलहाल के लिए वांग लिन यहाँ से काफी दूरी पे निकल जाता है, लेकिन रास्ते में कोई बंदा था जो कि जाते हुए इसे नोटिस कर लेता है, और ये था अपना ज़ेंग कोंगली जो कि बेसिकली यहाँ पर बैटल की तैयारी कर रहा था। और ये बैटल अलायंस स्टार सिस्टम और ऑल हेवन स्टार सिस्टम के बीच नहीं बल्कि इनर और आउटर रियलम के बीच का था। अब ज़ेंग कोंगली वांग लिन को तो पहचान लेता है, लेकिन वांग लिन उसकी तरफ देखता भी नहीं, और ये चीज उसे काफी ज्यादा हर्ट करती है क्योंकि सिर्फ एक ही बंदा है जिसे कि वो सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट दिया करता था। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन जो कि यहाँ से काफी दूर निकल चुका था, और बेसिकली वो इस वक्त जो ज़ेंग फैमिली का जो एंसेस्टर है उसके हाइड आउट की तरफ जा रहा था, क्योंकि वांग लिन ने कसम खाया था कि तुमने मुझे ठगा है तो एक दिन मैं इसका बदला लेने तुमसे जरूर आऊंगा। और वांग लिन फिलहाल इसी काम को अंजाम देने के लिए उसकी तरफ तेजी से बढ़ा चला जा रहा था। और तभी यहाँ पे रास्ते में उसे कुछ लोग मिलते हैं, जिसे देखकर वांग लिन का डिवाइन सेंस उसी ओर बढ़ता है। और यहाँ पे वांग लिन पाता है कि यहाँ पर तो उसका वो डिसाइपल है जिसे कि वांग लिन ने डाओ की अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड कराई थी, और तब से लेकर वो वांग लिन को बहुत ज्यादा मानता है। और लिटरली जिस माउंटेन में उसे वांग लिन ने टीचिंग सिखाई थी उसी माउंटेन में ये तब से बैठा हुआ है, और इस बंदे को हम लोग अंकल जाई के नाम से जानते हैं। और वांग लिन जब यहाँ आता है तो वो देखता है कि बेसिकली यहाँ पर जो कुछ लोग थे वो आपस में बात कर रहे थे कि हमें हर हाल में उस प्रोटेक्टिव फॉर्मेशन को बनाना होगा जो कि आउटर रियलम के खिलाफ हमारे काम आएगा, और उसके लिए हमें इस प्लेनेट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये ओल्ड मैन तो देने का नाम ही नहीं ले रहा। वांग लिन यहाँ पे आ जाता है, उसकी ऑरा के चलते यहाँ पर ये सभी लोग डर के मारे भाग जाते हैं। और तभी जब यहाँ पे अंकल जाई वांग लिन को देखते हैं तो काफी रिस्पेक्ट के साथ उसे मास्टर कह के उसके सामने वो झुक जाता है। यहाँ पे वांग लिन देख के हैरान था कि इतने सालों में ये लगातार अपने दाव को प्रैक्टिस करता हुआ आ रहा है। इसकी कल्टीवेशन चाहे जितनी भी क्यों ना हो, लेकिन इसका जो दाव था वो काफी ज्यादा हायर लेवल पे पहुंच चुका था। यहाँ पे उसे थोड़ी देर गाइड करने के बाद वांग लिन यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले वो यहाँ पर एक ऐसी स्वॉर्ड को डिफेंस के तौर पे लगा के जाता है जिसके अंदर वांग लिन ने अपने 3 एसेंस की पावर को हल्का हल्का यूज किया था। वांग लिन ने बेसिकली आउटसाइडर्स को डराने के लिए ही इस एसेंस को इसमें डाला था, क्योंकि वांग लिन जानता है कि एक बार थर्ड स्टेप का कल्टीवेटर इसे देख ले तो वो कभी भी इसके करीब नहीं आएगा। अब इसी के साथ वांग लिन यहाँ से वापस से ज़ेंग फैमिली की तरफ रवाना हो जाता है, और रास्ते में तभी मास्टर लूफू का डिवाइन सेंस जो कि इसी ओर आ रहा था, जब वो यहाँ पर इस छोटे से प्लेनेट से टकराता है ना, वो काफी ज्यादा हैरान थे। इमीडिएटली वो भी यहाँ पे आ जाते हैं। अब यहाँ पे प्लेनेट दांग लिन और उसके बारे पे मैं डिटेल में नहीं जाऊंगी, क्योंकि ऑलरेडी मैं प्रीवियस के चैप्टर्स में कवर कर चुकी हूँ, और अगर तुमने वो नहीं देखा है तो पिन कमेंट चेक कर लेना, तुम्हें वो चैप्टर स्पेशली मिल जाएगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ज़ेंग फैमिली का जो एंसेस्टर है, जब उसे ये खबर मिलती है कि वांग लिन नाम का वो बंदा वापस आ चुका है जिसे कि इसने पोपट बनाया था, तो वो पूरे के पूरे प्लेनेट और आसपास के एरिया को हाई अलर्ट पे लगा देता है। यहाँ तक कि आसपास के जो कल्टीवेशन प्लैनेट्स थे उनमें भी ये खबर पहुंचा दी गई थी कि वांग लिन उनका वांटेड है। वांग लिन यहाँ पे दांग लिन प्लेनेट के बाहर दस्तक दे चुका था। सारी फॉर्मेशन की सारी प्रिपरेशन को देखकर वांग लिन हंसता है और मन में कहता है कि ये मुझे रोकेंगे। वांग लिन यहाँ पे अपना पैर पटकता है, आधे से ज्यादा फॉर्मेशन ऑन द स्पॉट कोलैप्स कर जाते हैं। काफी सारे लोग बुरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं, और तब वांग लिन एंसेस्टर से कहने लगता है कि बेहतर यही होगा कि चुपचाप बाहर निकलो, वरना मैं तुम्हारे अलावा यहाँ के जितने भी लोग हैं ना, सबको मैं मिट्टी में मिला के रख दूंगा। यहाँ पे ज़ेंग फैमिली जो कि मेन फैमिली है, तो यहाँ पर वो जो अपनी ब्रांच फैमिली है उन सबको भी मैदान में उतार देती है, फिर चाहे वो जू हो, लियू हो या फिर लू हो। यहाँ पे हम देखते हैं कि सब के सब अपने फैमिली के जो पावरफुल ट्रेजर्स हैं इनके जरिए से एक बहुत बड़े से जायंट से रिस्ट्रिक्शंस को प्रिपेयर कर लेते हैं। सबसे पहले जो डिफेंसिव बैरियर था जो कि यहाँ पर लियू फैमिली ने लगाया हुआ, तब वांग लिन इसे देखता है, स्माइल करता है और यहाँ पर अपने एंशिएंट ऑर्डर की पावर को वो गैदर करता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि एंशिएंट ऑर्डर का मिला जुला एक फिगर उसके पीछे अपीयर होता है, जो कि एक डीमन डेविल और एंशिएंट गॉड तीनों का कॉम्बिनेशन था और एक स्कल के शेप में था। ऑल हेवन के टॉप के कल्टीवेटर्स अपनी निगाहें वांग लिन और इस बैटल के ऊपर बनाए हुए थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन एंशिएंट ऑर्डर पंच का यूज करता है और एक सिंगल स्ट्राइक और इस लेयर को तोड़ देता है, यानी कि डिफेंसिव बैरियर को। लेकिन तभी यहाँ पर इसकी दूसरी सतह आती है। ऐसे करते करते वांग लिन लिटरली 2 से 3 सेकंड में ही सब कुछ तबाह कर देता है और इम्पैक्ट इतना तगड़ा वाला था कि ऑल हेवन स्टार सिस्टम पूरी तरीके से जैसे इसकी आवाज से गूंज उठता है। और जैसे ही धुआं हटता है, दांग लिन प्लेनेट के ऊपर जिस जगह पर जो लियू फैमिली एग्जिस्ट किया करती थी, पूरा का पूरा सुपरा साफ हो चुका था। वहाँ पर एक बहुत बड़ा सा एक होल बन चुका था, जिसके चलते प्लेनेट की आधी से ज्यादा विटलिटी भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस दौरान यहाँ पे जो इनका एंसेस्टर था, यानी कि वही बंदा जिसने की वांग लिन की विटलिटी को लिया था, वो यहाँ पे डर के मारे कांप उठता है और वो यहाँ पर एक मिस्टीरियस स्पेल का यूज करता है, जिसके चलते जो भी उसे फॉलो करता है सभी लोग क्रेजी हो जाते हैं और उनका
उनका बस टारगेट ये था कि हम तब तक फाइट करते रहेंगे जब तक हमारी आखिरी सांस है, फिर चाहे हम जिंदा रहें या मरे, इससे फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ये देखकर वांग लिन स्माइल करता है और तभी उसकी आंखों में हमें इथेरियल फ्लेम नजर आती है। बस फिर क्या, जो इमोशन लोग दिखाते हैं ना, सब के सब नहीं इमोशंस की आग में जलना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे लोग पागलों की तरह यहाँ वहाँ दौड़ रहे थे और वांग लिन इनके बीच से चलते हुए आगे आ रहा था, सीधा उसी केव के पास। जरा इस सीन को इमेजिन करो कि चारों तरफ अफरा तफरी मची हुई है, लोग यहाँ पर वांग लिन के इथेरियल फ्लेम के चलते जल कर मारे जा रहे थे और वांग लिन इनके बीच में बहुत ही बैडास लुक के साथ आगे बढ़ रहा था। उसकी आंखों में इथेरियल फ्लेम जल रहा था, पीछे उसके एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्सप्लोजन हो रहे थे, जिसके बाद फाइनली वांग लिन उसी केव के सेंटर में पहुंच जाता है, जहाँ पर वो एंसेस्टर ऑलरेडी कॉफिन के बाहर मौजूद था, उस कॉफिन को पकड़े हुए। और बेसिकली वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, पर वांग लिन यहाँ पर अपना हाथ ऊपर करता है और यहाँ पर थंडर एनर्जी सीधा उसकी बॉडी के ऊपर वो गिरा देता है, जिसके चलते इसके दोनों हाथ पैर वहीं पे कोलैप्स कर जाते हैं। और फिर वांग लिन इसकी मुंडी पकड़ता है कि बची कुछ जो बॉडी थी ना, ऐसे इसकी स्कल को वो क्रश कर देता है कि बस इसकी सोल बचती है। अब मरते मरते ये बंदा जो है अपने डोंगलिन फैमिली को इस बारे में इन्फॉर्म कर देता है, जिसके चलते यहाँ पे मेन फैमिली से एक बंदा आता है, जहाँ पर उसका एक जायंट सा इल्यूजनरी फिगर सीधा आते साथ ही वांग लिन पे हमला कर देता है। लेकिन वांग लिन उसकी तरफ देखता भी नहीं और अपने स्वॉर्ड स्ट्राइक को चला के मारता है। इसका अटैक, इसका इल्यूजनरी फिगर सब कुछ मटिया मेट हो जाता है और ये बंदा काफी बुरी तरीके से खून की उल्टियां करने लगता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे तैसे अपनी जान बचा के पीछे भागकर कहने लगता है कि सीनियर मुझे माफ कर दीजिए। अब वहाँ पे जाके खड़ा हो जाता है। वांग लिन पूरे के पूरे प्लेनेट को निपटाते साथ ही यहाँ से जाने लगता है, लेकिन जाते हुए कहने लगता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यहीं पे मौजूद हो, लेकिन एक बात याद रखना, मुझे अगर छेड़ोगे तो फिर मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वांग लिन यहाँ से जा चुका था और तभी एक 5th हेवेंस ब्लाइट के लेवल का एक कल्टीवेटर सामने अपीयर होता है, जिसे देखकर ये जो दूसरा बंदा था वो उससे कहने लगता है कि क्या हमें इसे रोकना चाहिए। लेकिन वो बंदा कहने लगता है कि तुमने इसके पावर का नमूना देख लिया, अगर वो मुझे फील कर सकता है, मुझे सेंस कर सकता है, तो फिर मैं अंदाजा भी नहीं लगा सकता कि वो कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बेसिकली ये यहाँ पर इसलिए भी हमला नहीं करना चाहता था क्योंकि उसने वांग लिन के पास से 2 टेरिफाइंग ऑरा फील की थी और ये असल में 3rd स्टेप के कल्टीवेटर्स की है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ से काफी दूर निकल चुका था, लेकिन जाते हुए वो यहाँ पर सोचने लगता है कि आखिर वो लेडी कौन थी, जैसे कि मैंने ज़ैंग फैमिली के एंसेस्टर के मेमोरी में देखा था जब मैं उसकी सोल सर्चिंग कर रहा था। और मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ऑल हेवन स्टार सिस्टम के अंदर एक फीमेल एंशिएंट गॉड है और मुझे समझ नहीं आ रहा कि आखिर उस फीमेल एंशिएंट गॉड ने ज़ैंग फैमिली के इस एंसेस्टर को ये ऑर्डर क्यों दिया था कि ज़ैंग फैमिली का एंसेस्टर मुझे जिंदा रखे। आखिर वो मुझसे क्या चाहती है। और वांग लिन ऐसे सोचते सोचते आगे बढ़ रहा था कि तभी वो यहाँ पर कुछ कल्टीवेटर के ग्रुप के पास से निकल रहा था और बेसिकली ये लोग भी यहाँ पर आउटर रियलम के साथ होने वाले उस बैटल की तैयारियां कर रहे थे, जहाँ पर वांग लिन की नजर एक बंदे पे पड़ती है जो कि यहाँ पर एक फीमेल कल्टीवेटर को बहुत बुरी तरीके से बेइज्जत कर रहा था। साथ ही वो उसके अगलीनेस के बारे में भी उससे टॉन्ट मार रहा था और कहने लगता है कि भले ही तुम एक पावरफुल कल्टीवेटर हो, लेकिन अगर तुमने अपनी खूबसूरती को खराब नहीं किया होता उस इंसान के लिए, तो शायद आज तुम्हारी किस्मत कुछ और थी। और हम देखते हैं कि ये लेडी और कोई नहीं बल्कि वही ज़ी जिंगफैन जिसने की वांग लिन की एक बार मदद की थी उसी थंडर सेमेस्टर रियलम के अंदर हुए उसी कंपटीशन में, जब वांग लिन उसी थंडर लेक के अंदर जा रहा था। और क्योंकि ये बस वांग लिन को ही पसंद करती थी, तो इसीलिए उसके जाने के बाद उसने अपनी ये हाल बना ली कि दूसरा बंदा उसकी तरफ पलट के देखे भी ना। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो दूसरा बंदा था, जो कि असल में एक मैसेंजर है थंडर सेलेस्टियल टेंपल का और उसी को यहाँ की इंचार्ज दी गई है, तो वो यहाँ पर ज़ी जिंगफैन से काफी ज्यादा काम करवाता है। इवन कि वो बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुकी थी, स्टिल वो उससे काम करवाया जा रहा था। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि लिटरली वो मरने की कगार पे पहुंच जाती है, पर तभी यहाँ पे वांग लिन अपीयर होता है और सभी को एक टेरिफाइंग ऑरा फील होती है और सबके ऊपर प्रेशर गिरने लगता है, सिवाय ज़ी जिंगफैन और कुछ लोगों को छोड़ के। यहाँ पे ज़ी जिंगफैन जब वांग लिन को देखती है तो उसे यकीन नहीं होता अपनी आंखों पर इमीडिएटली वो अपना चेहरा छिपाने लगती है। वांग लिन देखकर उसका नाम लेता है। अब यहाँ पे जैसे ही वांग लिन के मुंह से अपना नाम सुनती है, ज़ी जिंगफैन काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। यहाँ पे तभी वांग लिन जैसे इसकी इंजरीज, यहाँ तक कि उसके सोल के अंदर की इंजरीज सब कुछ देखता है, तो उसे काफी ज्यादा गुस्सा आता है और तभी वांग लिन यहाँ पे पलक झपकते ही उस मैसेंजर को निपटा देता है। इस दौरान वांग लिन यहाँ से सभी कुछ जाने को कहता है। वांग लिन को वो मोमेंट याद है जब ज़ी जिंगफैन ने वांग लिन की हेल्प की थी। साथ ही वांग लिन जानता है कि ये लड़की सीक्रेटली उससे प्यार करती है और इस वक्त ऐसी सूरत के साथ अगर वो वांग लिन के सामने खड़ी है तो वांग लिन अच्छे से समझ पा रहा था कि उसे कितनी ज्यादा एम्बैरेसमेंट हो रही होगी। तो वांग लिन पलक झपकते ही उसको बिल्कुल पहले जैसा बना देता है और तब जाके कहीं वो कॉन्फिडेंट के साथ वांग लिन के सामने नजर मिला के खड़ी हो पाती है। अब यहाँ वांग लिन एक गहरी सांस लेता है और कहने लगता है कि अगर तुम चाहो तो मेरी 3rd डिसाइपल बनकर मेरे साथ चल सकती हो। यहाँ पे वांग लिन का ये ऑफर खुशी भी थी और उसके लिए एक बहुत बड़ा हार्ट ब्रेक भी। वांग लिन ने इस ऑफर के साथ ये चीज क्लियर कर दी थी कि तुम बस मेरी डिसाइपल बनके ही मेरे साथ चल सकती हो, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ज़ी जिंगफैन की आंखों में आंसू थे, वो नजरें नीचे करते हुए उसे अपना मास्टर मान लेती है, लेकिन वो जानते हैं कि वो कभी भी अपने फीलिंग्स को भुला नहीं सकती, तो वो वांग लिन के साथ जाके क्या करेगी। इसलिए वो कहती है कि मैं आपकी डिसाइपल हूँ, लेकिन मैं यहीं पर रहकर अपने इस होमलैंड को प्रोटेक्ट करना चाहूंगी, जिसमें वांग लिन मान जाता है। और तभी वांग लिन यहाँ पर अपनी
अपनी 3 टाइप के पावर का यूज करते हुए यहाँ पर एक बहुत ही मिस्टीरियस स्वॉर्ड को प्रिपेयर करता है और यहाँ पर इतने एलिमेंट से बनाए गए इस पावरफुल स्वॉर्ड को वांग लिन सीधा इसकी ओर बढ़ा देता है, जो कि इसके छूते भरे इसके बॉडी में समा जाती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि लिंग तियानहू ने अपने डिसाइपल्स को बचाने के लिए किया था। लेकिन वांग लिन ने उससे बड़े लेवल पे बढ़कर ये काम किया है। वांग लिन उससे कहने लगता है कि जब तक ये स्वॉर्ड एनर्जी तुम्हारे पास है कोई भी तुम्हारा बाल तक वाका नहीं कर सकता है। ये कहते हुए वांग लिन यहाँ से चला जाता है और हम वांग लिन सीधा पहुंच जाता है बिल्कुल उसी जगह पर जहाँ पर की मास्टर लूफू, फ्लेम स्पार्क और बाकी सभी लोग यहाँ पर डेरा डाल के बैठे हुए थे। यहाँ पे वांग लिन को देखते साथ ही जो मास्टर लूफू है पहले तो उसके अंदर किलिंग इंटेंट आता है, लेकिन जब वो वांग लिन को डायरेक्ट अपनी आंखों के सामने देखता है तो उसका सारा जोश ऐसे ठंडा पड़ जाता है। मास्टर फ्लेम स्पार्क जब वांग लिन को देखते हैं तो उनकी आंखों में एक प्राउड था कि भाई ये वो लड़का है जिसे कि मैंने ढूंढ के निकाला था। वांग लिन हालांकि मास्टर फ्लेम स्पार्क से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन वो फिर भी इन्हें सीनियर की रिस्पेक्ट देता है और साथ ही वांग लिन बता देता है कि यहाँ पर उसने कुछ लोगों को निपटा दिया है, क्योंकि जिन लोगों ने एक टाइम पर मुझ पे एहसान किया था इन लोगों ने उन्हें परेशान करने की कोशिश की थी। अब यहाँ पे तभी ब्लड गॉड वांग लिन से नजरें चुराने लगता है और अपने डिवाइन सेंस के जरिए से जो मास्टर लूफू इनसे कहने लगता है कि अगर आप वाकई में उस जगह पर जाना चाहते हो तो प्लीज चाहे जो हो जाए मुझे इस लड़के से बचा लो। अब तभी वांग लिन किलिंग इंटेंट के साथ ब्लड गॉड की तरफ देखता है, जो देखकर मास्टर लूफू को बीच में आना पड़ता है और वो वांग लिन से कहने लगता है कि बेहतर यही होगा कि तुम इसके बारे में भूल जाओ, क्योंकि आउटर रियलम के साथ होने वाले इस बैटल में ये हमारे काम आएगा और हमारी तरफ से फाइट करेगा। लेकिन वांग लिन साफ मुंह पे मना कर देता है, जो सुनकर तो यहाँ पर मास्टर लूफू भी थोड़े से भड़क जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि ठीक है, अगर तुम भी जिद्दी हो तो फिर मैं भी कम नहीं। अब वांग लिन का किलिंग इंटेंट बिल्कुल उसकी आंखों में देखा जा सकता था, जिसे देखकर मास्टर लूफू भी समझ आता है कि नहीं, ये लड़का तो मुझे कुछ समझ ही नहीं रहा। तो वो यहाँ पर डिसाइड करते हैं कि ठीक है, फिर हम बैटल तो करेंगे लेकिन ये बैटल असल में हमारे टैलेंट का होगा। इसके बाद वो बताने लगते हैं कि हमारे बीच 3 टाइप के अलग अलग मुकाबले होंगे, जहाँ पे हम हमारे दाव इंटेंट, रिफाइनिंग और जो स्पेल पावर्स है इन तीनों से एक दूसरे को आजमाएंगे और जो भी बेहतरीन होगा वही जीतेगा। वांग लिन को भी इससे कोई मसला नहीं था, तो वो यहाँ पे बताने लगते हैं कि ठीक है, फिर अब पहला राउंड में हम रिफाइन करेंगे और हाँ, इसकी कोई लिमिट नहीं, तुम्हारे जो मन में आए तुम वो रिफाइन कर सकते हो। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फर्स्ट राउंड जो है वो रिफाइनिंग का शुरू हो जाता है, जहाँ पे हम देखते हैं कि जो मास्टर लूफू है वो यहाँ पर एक बहुत बड़े से ट्रेजर को रिफाइन करते हैं, जो कि दिखने में किसी पेड़ जैसा लग रहा था और जिसमें कि इन्होंने काफी सारा ब्लड जो है वो ऐड किया था और बेसिकली ये बहुत सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स का ब्लड था और इसे और ज्यादा पावरफुल बनाने के लिए एंड में ये अपने ब्लड का एक ड्रॉप भी इसमें ऐड कर देते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि सबकी नजरों के सामने एक बहुत ही टेरिफाइंग ऑरा वाला ट्रेजर अपीयर हो जाता है। इस दौरान हम देखते हैं कि दूर दूर से लोग यहाँ पर ये सारा नजारा देख रहे थे। सभी लोग तो यहाँ पर मास्टर लूफू की मन ही मन काफी ज्यादा तारीफ कर रहे थे, तो वो भी खुश होकर कहने लगते हैं कि आने वाले बैटल में जो भी सबसे ज्यादा अच्छा परफॉर्म करेगा उसे मैं एज अ रिवॉर्ड के तौर पर मेरा बनाया गया ये ट्रेजर जिसका नाम एंशिएंट ऑल हेवन ट्री है ये दूंगा। यहाँ पे वांग लिन में मन में कहता है कि नो डाउट ये ट्रेजर बहुत ही कमाल का है, लेकिन अब मेरी बारी। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन यहाँ पर अपने आज तक की जितने भी किलिंग इंटेंट है उसका बस 2% ही यूज करता है और एक ऐसे किलिंग इंटेंट से क्रिस्टल को बनाता है जो आसपास के 500 किलोमीटर के दायरे में बहुत ही टेरिफाइंग किलिंग इंटेंट को रिलीज कर रहा था। ये देखो तो जो मास्टर लूफू थे वो भी समझ आते हैं कि फर्स्ट राउंड का विनर क्लियरली वांग लिन है और वांग लिन कहने लगता है कि आपको क्या लगता है कि आपने इतने सारे लोगों के, इतने सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स का ब्लड यूज करके अपने इस ऑल हेवन ट्री को बनाया है, तो मैं आप पे अटैक नहीं करूंगा। पावरफुल कल्टीवेटर का ब्लड होने से क्या होता है जो उनके ब्लड में किलिंग इंटेंट ही ना हो, और यही चीज मेरे पास भर भर के है और इसके अटैक के आगे आपका बनाया गया ट्रेजर भी किसी काम का नहीं। यहाँ पे हम देखते हैं कि मास्टर लूफू को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो समझ आता है कि ये राउंड वो हार गया है, तो वो दूसरे राउंड की तैयारी करता है। लेकिन वांग लिन जो कि उसकी तरफ देखता भी नहीं और सीधा ब्लड गॉड की तरफ एक जोरदार अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मास्टर लूफू इमीडिएटली अपने थर्ड स्टेप की पावर को अनलीश करते हुए उसके सामने आके खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि अगर तुमने मुझे समझ के क्या रखा है। वांग लिन कहने लगता है कि मेरे पास वक्त ही नहीं जाया करने के लिए और मैं अच्छे से जानता हूँ कि तीनों की तीनों राउंड मैं ही जीतूंगा, तो फिर मैं वक्त जाया क्यों करूँ। ये सुनकर मास्टर लूफू को काफी ज्यादा इंसल्ट वाली फीलिंग आती है, तो वो यहाँ पर अपनी थर्ड स्टेप की पावर को अनलीश करता है और थर्ड स्टेप की जो सबसे पावरफुल चीज है वो है जॉस फ्लेम। वो यहाँ पर इनका भी यूज करता है और लिटरली वो यहाँ पर इसके सामने शो ऑफ कर रहा था कि जैसे मैं थर्ड स्टेप पे पहुंच चुका हूँ, मेरे पास जॉस फ्लेम है। पर वांग लिन उसके रियलम को देखता है जहाँ से ये जॉस फ्लेम आ रही थी, स्पेशली उसका वो जो गेट है वो वांग लिन को काफी ज्यादा फेमिलियर लग रहा था विंड सेलेस्टियल रियलम से। और तभी यहाँ पे वांग लिन इसकी तरफ भाव ही नहीं देता और वो इमीडिएटली अपने लिनडोंग यानी कि वही थर्ड स्टेप का स्लेव उसे बाहर निकालता है। और गाइस जैसा कि हमें पता है कि इनर रियलम में इक्का दुक्का ही थर्ड स्टेप के कल्टीवेटर्स है, लेकिन जो एंशिएंट सेलेस्टियल रियलम है जिसे कि हम आउटर रियलम भी कहते हैं, वहाँ पर तो भर भर के थर्ड स्टेप के कल्टीवेटर्स हैं। और लिनडोंग के पास जो जॉस फ्लेम है वो बेसिकली वांग लिन ने जो मास्टर मायोइन है उससे फार्म किया था। जिसके बाद वांग लिन कहता है कि एंशिएंट स्लेव आगे बढ़ो। यहाँ पे जैसे स्लेव वर्ड सुनते हैं ना, सब के सब उनके कान के ऐसे पर्दे ना ऐसे गूंजने लगते हैं। किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वांग लिन जो खुद अभी थर्ड स्टेप पे नहीं
पहुंचा, लेकिन एक थर्ड स्टेप का कल्टीवेटर ऑलरेडी इसका स्लेव है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो मास्टर लूफो है वो जैसे तैसे अपनी हिम्मत जुटाते हैं। वांग लिन को कहने लगते हैं कि तो क्या हुआ, तुम्हारे पास एक ऐसा स्लेव है जो कि थर्ड स्टेप पे है, लेकिन मैं भी कुछ कम नहीं। पर तभी वांग लिन यहाँ पर अपने दूसरे थर्ड स्टेप के कल्टीवेटर को बाहर निकालता है, यानी कि वही हेवनली वुल्फ क्लैन का बंदा। और जैसे ही वो बाहर आता है तो यहाँ पे जो मास्टर लूफो इनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। इतना टेरिफाइंग प्रेशर ये दोनों थर्ड स्टेप के कल्टीवेटर रिलीज कर रहे थे कि यहाँ पे जो मास्टर लूफो है वो काफी सारे ट्रेजर्स को भी आगे रखते हैं बस इस प्रेशर को हैंडल करने के लिए, लेकिन कोई भी टिक नहीं पाता। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों थर्ड स्टेप के कल्टीवेटर अपनी ऑरा को और ज्यादा एक्सपेंड करते जाते हैं और वांग लिन भी तब अपनी ऑरा को यहाँ पे रिलीज करने लगता है और बेसिकली सभी को वो एक क्लियर और साफ मैसेज देना चाहता था। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन की एंशिएंट गॉड की ऑरा जो कि इन दोनों थर्ड स्टेप के कल्टीवेटर के साथ फ्यूज होकर इतने दूर तक एक्सपेंड कर जाती है कि लिटरली यहाँ पर हम देखते हैं कि जो विंड सेलेस्टियल रियलम के अंदर जो रैंक 9 का फॉगी एरिया था वहाँ पर मौजूद जो गॉड सेक्ट है उसके जो सबसे डीप का चेम्बर था जहाँ पर की ताओइस्ट वाटर मौजूद था, जो कि इस वक्त मूविंग में के साथ डिस्कशन कर रहा था। अचानक से उसे ये चीज फील होती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसके माथा पसीने से भीग जाता है और यहाँ वो हैरानी के साथ कहने लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। इसी के साथ हमें अलायंस स्टार सिस्टम के अंदर मौजूद कल्टीवेशन अलायंस का जो हेडक्वार्टर है उसके सीक्रेट चैम्बर में भी एक पर्सन को दिखाया जाता है जो बेड़ियों से जकड़ा हुआ था और बस उसकी आंखें हमें दिखाई जाती है और एक तेज दहाड़ वो भी निकालता है। इसके बाद हमें जोरू, सीतुनन, सेलेस्टियल एम्परर किंग लिन और यहाँ तक कि मिस्टर 13 ये सभी लोग दिखाए जाते हैं जहाँ पे सबको वांग लिन की ऑरा फील होती है। सीतुनन तो यहाँ पर उस ओर देखकर स्माइल करता है, कहने लगता है कि छोटे बहुत सही जा रहे हो। इस दौरान ब्लड गॉड जो कि तेजी से भाग रहा था वांग लिन उसकी तरफ बस अपनी उंगली से एक अटैक करता है। इसकी बॉडी ऑन द बॉडी एकदम कोलैप्स होने लगती है, जिसे देखते साथ ही जो एंशिएंट डीमन जो यहाँ पे ब्लड गॉड की बॉडी में इतने सालों से रहता हुआ आ रहा था और उसकी बॉडी को एक घर की तरह यूज कर रहा था, वो यहाँ पर 9 तो 11 होने लगता है। पर वांग लिन कहाँ ऐसे ही जाने देने वाला था। तब तक हम देखते हैं कि ये बंदा ऑलरेडी अपने काफी सारे ट्रेजर्स को वांग लिन के पीछे लगा देता है कैसे भी उसे रोकने के लिए। पर यहाँ आता है वांग लिन का मुक्का, वो भी एंशिएंट ऑर्डर वाला एक मुक्का। यहाँ पे सारे अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए सीधा इस एंशिएंट डीमन की गर्दन को वो पकड़ लेता है। पीछे से ये जो एंशिएंट डीमन था अपने दूसरे हाथ से अपना जो एंशिएंट डीमन का जो रॉयल वेपन है उसे बाहर निकाल के हमला करने चाहता है, लेकिन वांग लिन जैसे इसकी गर्दन को हल्का सा प्रेस करता है वहीं पे इसकी चीख निकल जाती है। यहाँ पे वो दर्द के मारे छटपटाता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें वही 3 लाइफ स्पेल भी दे सकता हूँ अगर तुम मुझे छोड़ देते हो तो। मास्टर लूफो भी कहने लगता है कि हाँ वांग लिन, अगर तुम इसे छोड़ देते हो तो तुम्हें भी वो 3 लाइफ स्पेल मिल सकते हैं। ये सुनकर वांग लिन थोड़ा शांत हो जाता है और ब्लड कार्ड तो वो निपटा चुका था, लेकिन ये जो एंशिएंट डीमन है इसे जिंदा रखना ही वांग लिन के लिए फायदेमंद होगा। आफ्टर ऑल वांग लिन को अपना एक और डिमोनिक क्लोन जो बनाना था। अब हम देखते हैं कि वांग लिन की पावर को देखकर मास्टर लूफो के अंदर जो भी बची कुची हल्की फुल्की भी हेटरेट थी ना वो भी खत्म हो जाती है। फिलहाल के लिए सभी लोगों को वो यहाँ से भेज देते हैं और अब वांग लिन और इसके बीच में सीरियस डिस्कशन चलने लगती है और जहाँ पे वांग लिन अपने दोनों स्लेव से इन्हें इंट्रोड्यूस कराता है। और जब इनके ओरिजिन के बारे में वो सुनते हैं ना कि एक बंदा तो असल में हेवनली वुल्फ क्लैन का जो कि एंशिएंट स्टार सिस्टम के अंदर बहुत ही पावरफुल सेक्ट में से एक माना जाता है और इसका रुतबा चारों ओर है और ये बंदा असल में उनका एक ओल्ड एंसेस्टर है, तो उसके होश उड़ चुके थे। यहाँ पे फ्लेम स्पार्क भी जब वांग लिन के कारनामे सुनते हैं ना, जो कुछ भी उसने आउटर रियलम के अंदर मचाया था और जितने लोगों को स्लॉटर किया था और जितनी बड़ी बड़ी सेक्ट को उसने निस्तनाबूद किया था, वो सुनकर उसके ऐसे रोंगटे खड़े होने लगते हैं। यहाँ तक कि हम देखते हैं कि उसके वो जो 2 स्लेव जिनकी कॉन्शियसनेस तो बची है, बस वांग लिन के ही स्लेव है, वो भी हैरान थे। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि जो ज़ांग जिंग थे जिससे वांग लिन को बैटल इंटेंट मिला था, वही बैटल स्क्रोल उसी 7 कलर्ड रियलम से, तो इसके बारे में भी वो यहाँ मौजूद सबको बता देते हैं। और जब ज़ांग जिंग के बारे में सब सुनते हैं तो किसी को भी अपनी कानों पे यकीन नहीं होता और सबको अफसोस भी होता है कि वो मारे जा चुके हैं। वांग लिन यहाँ पर 7 कलर्ड रियलम के बारे में आगे बताता है और वो उन लोगों के बारे में भी बताता है जिन्हें कि एनलाइटेड वन और लॉस्ट वन कहा जाता है। यहाँ पे जब ये बात मास्टर फ्लेम स्पार्क के कानों में जाती है तो वो हैरानी के साथ कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि सेम चीज मैंने भी देखी है और ये असल में अलायंस हेडक्वार्टर के एक टॉप सीक्रेट जगह में मौजूद है। क्योंकि वांग लिन इनर रियलम की तरफ से फाइट करने वाला था तो वो ये सारी इन्फॉर्मेशन इन लोगों के साथ शेयर कर रहा था। अब यहाँ पे मास्टर लूफो समझ आते हैं कि उनके हाथ में बहुत ही बड़ी खबर लग चुकी है और अब वो यहाँ से सीधा क्लाउड सी स्टार सिस्टम की तरफ रवाना हो जाते हैं जहाँ पर की डिमोनिक सेक्ट मौजूद था और क्योंकि यहाँ का इंचार्ज उन्होंने संभाला था तो वो सब कुछ इन्फॉर्म करना चाहते थे। इस दौरान वांग लिन यहाँ से अब अपने अगले मिशन पे निकल जाता है और वांग लिन कहने लगता है कि अगर मेरे पास ये आ गया ना तो मजा ही आ जाएगा। अब यहाँ से वांग लिन जब तेजी से गुजर रहा था तो रास्ते में उसका वही प्लेनेट भी आता है जहाँ पर उसने अपने बेटे के साथ उसकी जिंदगी यानी कि वांग पिंग की जिंदगी को देखा था, उसे जिया था। वांग लिन यहाँ पे जाना नहीं चाहता था, लेकिन वांग लिन से जो उसका लगाव जो उसका प्यार है वो उसे खींच लेता है। यहाँ पे वांग लिन की आंखें नम थी और वो 1 ईयर और वांग पिंग को याद करते हुए कहने लगता है कि तुम दोनों की मुझे बहुत याद आती है। वांग लिन खुद को रोक नहीं पाता और वो हर उस जगह पे
आता है जहाँ पर उसने वांग पिंग के साथ वक्त बिताया था, फिर चाहे वो लकड़ी का छोटा सा घर हो या फिर वो नदी का किनारा जहाँ पर वो वांग पिंग के साथ बैठा करता था, या फिर वो पहाड़ हो इसके ऊपर वो वांग पिंग के साथ चढ़ा था। हर एक चीज को एक्सपीरियंस करने के बाद फाइनली वांग लिन यहाँ से चला जाता है और जाने से पहले प्लेनेट रानियून को वो अपने तरफ से एक डिफेंसिव बैरियर प्रोवाइड करा देता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि वांग लिन सीधा पहुंच जाता है उसी जगह पर जो कि काफी आइसोलेटेड जगह पर मौजूद थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि वांग लिन अपने पास से एक क्रिस्टल को बाहर निकालता है और बेसिकली वांग लिन ने इसे तब कलेक्ट किया था जब वो चोजन इमोर्टल क्लैन को यहाँ बाहर ले आया था और फिर उसे प्लेनेट रानियून के पास इन लोगों को आबाद होने के लिए छोड़ दिया था। और वांग लिन ने तभी प्लान कर लिया था कि फ्यूचर में जब वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा तो इस नीदर बीस्ट को कलेक्ट करने यानी कि इसे पकड़ने के लिए वो जरूर आएगा। बस फिर क्या, स्टोन का यूज करते हुए वांग लिन फाइनली उसकी लोकेशन को पिन पॉइंट कर लेता है और 2-3 बार स्पेस टेलीपोर्टेशन का यूज करते हुए फाइनली वांग लिन उसे ढूंढ ही लेता है। यहाँ पे वांग लिन जानता था कि इस बीस्ट के आगे थर्ड स्टेप के कल्टीवेटर भी बिल्कुल मक्खी के समान है। तो वांग लिन यहाँ पर जैसे इसे देखता है तो उसे एंशिएंट गॉड के सीलिंग मेथड का यूज करते हुए इसे सील करना शुरू कर देता है। वांग लिन की किस्मत अच्छी थी कि इस दौरान ये जो बीस्ट था यानी कि नेदर बीस्ट ये इस वक्त रेस्ट कर रहा था और जैसे ही सील से वो इसे बाइंड करने की कोशिश करता है इसकी आंखें खुलती है। फुल किलिंग इंटेंट के साथ ही अपने ऑरा को रिलीज करता है जिससे वांग लिन भी हल्का सा इंजर्ड था। अब वांग लिन बैकअप के लिए अपने दोनों थर्ड स्टेप के कल्टीवेटर्स को बाहर निकालता है और कहने लगता है कि मैं इसे अपना लाइफ एसेंस बीस्ट बनाऊंगा और तुम लोग मुझे बैकअप दोगे। लेकिन इस दौरान हम देखते हैं कि ये जो नेदर बीस्ट था वो यहाँ पे वांग लिन पर काफी सारे अटैक करती है, लेकिन वांग लिन जो कि इस वक्त अपने एंशिएंट गॉड फॉर्म में था यानी कि उसका जो अपीयरेंस था बिल्कुल वैसा ही बहुत ही बड़ा ह्यूज हो जाता है, पर वांग लिन यहाँ पर अपनी जगह से टस से मस नहीं होता। जो देखते साथ ही यहाँ पे नेदर बीस्ट अब बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वो डिसाइड करती है कि मुझे हर हाल में इसे डिवोर करना ही होगा। वांग लिन भी जानता है कि अगर वो इसके पेट में चला गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा क्योंकि वहाँ पर से निकलने का कोई रास्ता नहीं और अपने दम पे तो बिल्कुल भी नहीं। अब नेदर बीस्ट जो है अपने फोर्स के जरिए से वांग लिन को लगातार अपनी ओर पुल करने की कोशिश करती है और लिटरली इसका मुंह भी काफी हद तक एक्सपेंड कर चुका था, लेकिन बाकी के जो थर्ड स्टेप के 2 कल्टीवेटर्स थे वो वांग लिन को बहुत ही तगड़ा वाला पीछे से बैकअप दे रहे थे। लिटरली वो लोग अपने फोर्स के जरिए से वांग लिन को पीछे की ओर पुल कर रहे थे और जिसमें इनकी काफी ज्यादा जॉ स्लेम की पावर भी जा रही थी। अब नेदर बीस्ट अपनी फुल पावर को अनलीश कर देता है जिसके चलते यहाँ पर इसकी जो सोल थी उसका बॉडी पर से कंट्रोल हटने लगता है और बस इसी मौके पर वांग लिन यहाँ पर अपने 7 स्टार को ऐसे टच करता है और जिसके बाद वांग लिन यहाँ रॉयल एंशिएंट गॉड की सीलिंग मेथड का यूज करता है बिल्कुल टाउशन की तरह, जैसे कि वो किसी को भी अपने स्टार के अंदर सील करके रख सकता है बिल्कुल वैसे ही। तो वांग लिन जैसे यूज करता है तो यहाँ पर उसकी सोल जो कि उसकी बॉडी से धीरे धीरे करके बाहर निकल रही थी, अब वांग लिन के फोर्स के चलते उसकी सोल सीधा इसमें समा जाती है और इस दौरान हम देखते हैं कि जो लिन नांग और हेवनली वुल्फ क्लैन का वो बंदा था इनकी हालत लिटरली बहुत खराब हो चुकी थी और यहाँ पर ये जो बीस्ट का मुंह खुला था जो कि आसपास के जितने भी स्टार्स हो, सन्स हो, प्लैनेट्स हो, सब कुछ इसे डिवोर कर रहा था। इस सेक्शन फोर्स के आगे बेचारे ये भी कुछ नहीं कर पाते, ये भी इसके पेट में समा चुके थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन थोड़ा पैनिक करने लगता है क्योंकि भले ही इसने इसकी सोल को सील कर लिया लेकिन अभी भी आखिरी काम बचा हुआ था और वो था वांग लिन को अब अंदर से सील करना होगा। यहाँ पे वांग लिन जैसे ही बढ़ने वाला था लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसका जो 7 स्टार था जो कि अब जैसे इसे होल्ड नहीं कर पा रहा था और तभी वांग लिन सोच में पड़ जाता है कि आखिर 7 स्टार को इसे पूरी तरीके से सील करने में इतना टाइम क्यों लग रहा है और अब तक तो इसे मेरे पास वापस भी आ जाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो नेदर बीस्ट था अचानक से आसपास काफी सारे कलर्स को बिखेरना शुरू कर देता है और जो 7 स्टार का जो सील था ना इसके आसपास से ही काफी सारे कलरफुल लाइट्स वांग लिन को देखने को मिलती है और ये जो कलरफुल लाइट्स थे ये बहुत ही ज्यादा ब्राइट थे और तब एक एक करके वांग लिन को 7 कलर दिखाई देते हैं यानी कि पूरा का पूरा सोल 7 रंगों में वांग लिन को दिखने लगा था। इस दौरान बॉडी भी बिल्कुल ऐसी ही दिखने लगती है और वांग लिन सोच में पड़ जाता है, पर तभी नेदर बीस्ट का मुंह जो कि हर एक चीज को अभी भी सक्षम फोर्स के जरिए से खींचे जा रहा था अचानक से वांग लिन जैसे उसकी तरफ नजर डालता है तो उसे ग्रेश फिगर में कुछ लोग दिखते हैं और जैसे ही वांग लिन करीब से देखता है तो वो हैरान था कि ये तो लॉस्ट वंस है यानी कि वही लोग जो कि 7 कलर रियलम में वांग लिन को मिले थे। अब तभी हम देखते हैं कि सेम 7 कलर रियलम में जो आवाजें वांग लिन ने सुनी थी वही आवाजें इसके मुंह से आने लगती हैं यानी कि दाओ और एनलाइटमेंट से रिलेटेड। तो वांग लिन समझ जाता है कि हो ना हो इस बीस्ट ने भी जाने अनजाने में ही सही लेकिन किसी 7 कलर रियलम को बाकी के प्लेनेट के जरिए से डिवोर किया होगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो नेदर बीस्ट था ये अपनी सोल के साथ यहाँ से एस्केप करने लगता है और काफी फास्ट था, लेकिन वांग लिन भी ऑलरेडी सब कुछ सोच के बैठा है और वैसे भी इस नेदर बीस्ट के पेट में उसके दोनों थर्ड स्टेप के कल्टीवेटर्स हैं और ये जो नेदर बीस्ट है इसकी खासियत ये भी है कि ये पूरी तरीके से ट्रांसपेरेंट होकर कहीं पे भी छिप सकती है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन लिटरली काफी बड़े एरिया को अपनी चपेट में लेता है और उसका प्रोसेस यही था कि वो हर एक जगह को रिफाइन करना शुरू कर देगा ताकि कहीं पे भी अगर नेदर बीस्ट छुपा होगा तो वो बाहर निकल आएगा। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन अपने एंशिएंट बर्निंग रियलम यानी कि उस अम्ब्रेला, अपने एम्परर फर्नेस, इन सब का यूज करते हुए काफी बड़े एरिया को एकदम आग के जरिए से रिफाइन करने लगता है। अब यहाँ पे पलक
टपकते ही काफी एरिया को वो जला चुका था, जिसके चलते इस बीस्ट को बाहर आना पड़ता है। वांग लिन मौका देखते साथ ही इसके ऊपर लगाए गए अपने सील को कंप्लीट कर लेता है। जब वो दर्द के मारे छटपटा रही थी तो इस दौरान वांग लिन यहाँ पर उसके अंदर पे यानी कि उसके मुंह के जरिए से काफी सारे सील्स को अंदर की ओर थ्रो करता है और लिटरली उसके मुंह से लेकर उसके हर एक बॉडी पार्ट्स में ये जो सील था, जो कि रिस्ट्रिक्शन के फॉर्म में था, ये कम्प्लीटली हर एक जगह पे फैल चुका था, जिसके चलते नीदर बीस्ट शांत हो जाती है। वांग लिन का प्रोसेस कंप्लीट होता है और अब वांग लिन एंशिएंट ऑर्डर का जो लास्ट सीलिंग स्पेल है उसे कास्ट करता है और फिर वो इस बीस्ट की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि आज से तुम्हें याद रखना है कि तुम मेरी यानी कि वांग लिन की लाइफ एसेंस बीस्ट हो। वो बीस्ट भी वांग लिन को रिस्पेक्ट दिखाने लगती है, जिसके चलते इन दोनों का डिवाइन सेंस आपस में टकराता है। इनके बीच एक बॉन्ड बन जाता है, एक ऐसा लाइफ एंड डेथ वाला कनेक्शन कि जैसे ये बीस्ट ही वांग लिन हो और वांग लिन ही ये बीस्ट हो। तभी हम देखते हैं कि ये बीस्ट और वांग लिन दोनों की आंखें ऐसे ग्लो करने लगती है, क्योंकि यहाँ पर ये बीस्ट अपने अंदर हल्की हल्की एंशिएंट गॉड की ऑरा फील कर पाती है। वहीं दूसरी तरफ वांग लिन यहाँ पे काफी सारी चीजों को देख पाता है और बेसिकली ये सारी इसकी मेमोरीज थी। और तभी वांग लिन फील कर पा रहा था कि अचानक से उसकी जो विटैलिटी है ये पहले से करीब 50 गुना ज्यादा बढ़ चुकी है। अब वांग लिन देखता है कि आखिर इसकी बॉडी किस हद तक एक्सपेंड कर सकती है, तो वो यहाँ पर उसकी बॉडी को जैसे जैसे विटैलिटी के जरिए से एक्सपेंड कराता है तो लिटरली वांग लिन 70,000 फीट तक ऑलमोस्ट पहुंच चुका था। पहले वांग लिन बस 30 से 35,000 फीट तक ही जा पाता था, यानी कि दुगने विटैलिटी का फायदा वांग लिन को साफ साफ मिल रहा था। अब क्योंकि नीदर बीस्ट पूरी तरीके से वांग लिन के कंट्रोल में आ चुका था, तो इसने जो कुछ भी वांग लिन का डिवोर किया था वांग लिन इन सभी को बाहर निकालते साथ ही अपने पास रख लेता है। लेकिन सरप्राइजिंगली वांग लिन को पता चलता है कि ये जो बीस्ट है इसकी बॉडी के अंदर दाओ इंटेंट भी मौजूद है, जिसका मतलब ये है कि इसने किसी दाओ फ्रूट को भी डिवोर किया होगा, लेकिन इसे कम्प्लीटली इसने अब्सॉर्ब नहीं किया था। तो वांग लिन उस फ्रूट को भी निकाल लेता है और वो भी देख के हैरान था। वांग लिन को लगा नहीं था कि इसके पास उसे एक दाओ फ्रूट भी मिलेगा। वांग लिन वाकई में इस हार्वेस्ट से काफी ज्यादा खुश था। यहाँ पे हम देखते हैं कि वांग लिन इतनी पावरफुल चीज को अपने सबसे बेहतरीन स्टोरेज स्पेस में रखता है, यानी कि इसके स्टार्स में उसका पहला स्टार उसके एम्पर फर्नेस के लिए जगह बन चुकी थी, जिसके अंदर की उसके दोनों थर्ड स्टेप के कल्टीवेटर्स रहते हैं। और अब वांग लिन में इस नीदर बीस्ट को अपने दूसरे स्टार की जगह दी थी। इसी के साथ वांग लिन यहाँ से निकल जाता है, लेकिन मन में वो सोचने लगता है कि आखिर वो कौन सा बंदा है जिसे कि मैंने इसके पेट के अंदर देखा था, क्योंकि दिखने में इतनी खराब हालत में लग रहा था। अभी यहाँ पे वांग लिन चलते चलते बार बार उसकी मेमोरीज को रिकॉल कर रहा था कि आखिर वो कौन है, और हमें उसकी मेमोरी का एक छोटा सा हिस्सा दिखाया जाता है, यानी कि नीदर बीस्ट का। तो वांग लिन को बस इतना ही पता चल पाता है कि समहाउ ये जो नीदर बीस्ट है उस बंदे को जिसे कि वांग लिन ने इसका मुंह खोलते वक्त देखा था उसे डिवोर कर लिया था, और ये चीज 2 से 3 बार हुई थी। लेकिन वांग लिन को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये है कौन और इकलौता यही कैसे इसके अंदर पहुंच गया। पर फिलहाल के लिए वांग लिन का इंटरेस्ट था उन्हीं 3 लाइफ स्पेल में, जो कि एंशिएंट डीमन ने उससे बताया था। अब वो एंशिएंट डीमन को अपने पास से बाहर निकालता है और जो कि उसे लीड करते हुए यहाँ पर ब्लड प्लैनेट के एक खास हिस्से में ले जाता है और बताने लगता है कि मैं एक ऐसी खास जगह को जानता हूँ जो कि असल में किसी और जगह से कनेक्टेड है, और वहीं पर जाके तुम्हें एंशिएंट सेलेस्टियल रियलम का एक बहुत ही पावरफुल स्पेल मिल सकता है। और स्पेल की खासियत ही यही है कि इसके जरिए से तुम्हें 3 जिंदगियां मिलेंगी और बदले में वांग लिन को इसे छोड़ना होगा, यानी कि आजाद करना होगा। पर तुम जानते हो कि वांग लिन क्या सोच रहा है। इसी के साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे ये दोनों आगे बढ़ते हैं, जहाँ पे पहले तो वांग लिन को ये एंशिएंट डीमन चकमा देने की कोशिश करता है, लेकिन जब वांग लिन उसे ऑलरेडी वार्न कर देता है कि तुम जिन लाइफ स्पेल के बारे में बात कर रहे हो ना, मैंने ऑलरेडी इसके बारे में सुन रखा है, मैं जानता हूँ। वो क्या है ना, सीलिंग एक्सटरमिनेशन क्लैन वालों से मेरा एक बार पाला पड़ा था। यहाँ पे ये सुन नहीं था कि एंशिएंट डीमन समझ आता है कि वांग लिन के अगेंस्ट उसकी कोई भी प्लानिंग काम नहीं आने वाली। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ब्लड प्लैनेट का जो कोर था उसके अंदर से अपने हल्के से हाथ के इशारे से ही वो एक बहुत बड़ी सी चीज को बाहर निकालता है, जो कि पूरी तरीके से रेड ऑरा से कवर थी और देखने में ये बिल्कुल एक नॉर्मल साइज के पवेलियन जितना है, लेकिन इसका कलर रेड था। तभी एंशिएंट डीमन कहने लगता है कि देखो मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, मेरे पास एक था, मैंने तुम्हें दे दिया, और जिसके पास भी ऐसे 3 होंगे वही उस स्पेल को कास्ट कर सकता है। फिलहाल के लिए इसे रखते हुए वांग लिन उस एंशिएंट डीमन की तरफ देखने लगता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि फिलहाल के लिए वांग लिन इन सारी चीजों को अपने पास रख लेता है और इसका मेन फोकस था दाओइस्ट वाटर से बदला लेना। अब वांग लिन अब यहाँ से सीधा निकल पड़ता है उसी की तरफ। दूसरी तरफ दाओइस्ट वाटर भी किसी से कम नहीं था, उसने ऑलरेडी जब से वांग लिन की जो ऑरा है उसे फील किया था ना, तब से ही उसने अपनी प्लानिंग शुरू कर दी थी। उसे पता था कि जो हरकत उसने उसके साथ की है बदला तो वो लेगा जरूर, और इस बार इसने काफी तगड़े वाले कल्टीवेटर्स को अपने आसपास इकट्ठा किया था, जिनमें से जो सबसे बड़ा नाम है वो है ली कीन मे का जो हेवन ब्रेकिंग सेक्ट था उसका वो मास्टर, और गॉड सेक्ट का भी एक एल्डर था, और यहाँ पर मू बिंग मे का नाम भी शामिल था। यहाँ पर उसने अब तक जितने लोगों को भी तैयार किया था सबको एक जेड के जरिए से मैसेज पहुंचा देता है। लेकिन यहाँ पर होता है ना कि उसे पता है कि वांग कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो वो एक गंदी चाल चलता है। वो यहाँ पर जो 4 स्टार सिस्टम थे ना, उनके टॉप के जो कल्टीवेटर्स थे, टॉप के जो फैमिलीज थे, टॉप के जो सेक्ट्स थे, उन सभी के पास मैसेज पहुंचा देता है। कहने लगता है कि आउट
आउटर रियलम से ज्यादा बड़ा खतरा इस वक्त हमारे लिए उनका एक जासूस है जो कि हमारे इनर रियलम से बिलोंग करता है, लेकिन उसने खुद को बेच दिया। वो सोवरीन के हाथों बिक गया और अब वो हमारे पूरे के पूरे इनर रियलम को तबाह और बर्बाद करने के लिए यहाँ पे आया है। यहाँ तक कि इनर रियलम के लॉर्ड यानी कि मेरे मास्टर, उसने तो उनके ट्रेजर्स को लेकर उनका मिसयूज किया है। वो लायक ही नहीं कि मेरे मास्टर के ट्रेजर उसके पास रहे। इसलिए मैं मास्टर दाओइस्ट वाटर इस इनर रियलम का इंचार्ज होने के नाते सभी को ये ऑर्डर देता हूँ कि जल्द से जल्द आउटर रियलम के इस बड़े से खतरे को यहाँ से निपटा दो। मास्टर दाओइस्ट वाटर सभी को और ज्यादा लालच देने के लिए ये भी बता देता है कि वांगलिन के पास हेवन डिफाइंग बीड मौजूद है। सब लोग जो जो ये बात सुनते हैं उनके कान ऐसे खड़े हो जाते हैं और एंड में वो कहने लगते हैं कि मुझे मेरे इस इनर रियलम से बहुत प्यार है, तो जो भी मेरे इनर रियलम को बचाएगा इस लड़के को मार के, तो मैं दाओइस्ट वाटर मैं अपने दाव की कसम खाता हूँ, मैं आने वाले 1000 साल तक उसे सर्व करता रहूंगा, उसका एक स्लेव बन के। अब वो सारी तैयारी तो कर चुका था, लेकिन अभी भी उसे खतरा था कि शायद आउटर रियलम से कोई आकर वांगलिन की मदद जरूर करेगा। तो अब वो कैसे न कैसे करके इनर रियलम और आउटर रियलम के बीच का ये जो बैरियर है ना, इसे कुछ वक्त के लिए एटलीस्ट जब तक वो वांगलिन को पूरी तरीके से हरा ना दे तब तक उसे बंद करना चाहता था। तो तभी वो अपने पास से एक टोकन को बाहर निकालता है जिसके ऊपर एक टॉर्टॉइस शेल बना हुआ था जो कि एंशिएंट टाइम से बिलोंग करता है। और यहाँ जैसे वो उसे अपने हाथों में पकड़ता है ना, तो अचानक से दूसरे हाथ से वो अपने ब्लड का थोड़ा सा कतरा सेक्रीफाइस करता है, जिसके जरिए से वो यहाँ पर एंशिएंट सेलेस्टियल से भी रिक्वेस्ट करने लगता है और यहाँ पर वो इनर रियलम और आउटर रियलम की दुहाई देता है। अब यहाँ सामने से भी कुछ खास जवाब नहीं आता, जो देखकर यहाँ पे वो समझ आता है कि ऐसे बात नहीं बनने वाली। तो मास्टर दाओइस्ट वाटर अपने हाथ में वो जो टोकन था वो उसे पकड़ता है और अपने ब्लड के जरिए से एक मिस्ट को बनाता है जो कि धीरे धीरे करके एक पोर्टल में कन्वर्ट होने लगती है। और ऐसा लग रहा था कि ये एक रास्ता है किसी दूसरी जगह जाने का, लेकिन फिलहाल वो बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ उस टोकन को हाथ में पकड़े हुए उसे आगे कर देता है और अपने सर को झुकाकर कहने लगता है कि प्लीज हमारी मदद कीजिए। मैं जानता हूँ कि एंशिएंट सेलेस्टियल कभी भी इनर रियलम को ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकता। और तभी वो उस टोकन को और टाइटली होल्ड करता है और बताने लगता है कि मैं इनर रियलम के जो लॉर्ड थे जो कि आपके डिसाइपल रहे हैं, मैं उनका सबसे लॉयल सर्वेंट रहा हूँ। मैंने सेकंड वॉर में भी उनकी काफी मदद की थी और उनका दिया गया ये टोकन इस बात की निशानी है। अब यहाँ पे जो एंशिएंट सेलेस्टियल थे उन्होंने उनकी ऑरा से पहचान लिया था कि हाँ ये झूठ तो नहीं बोल रहा, तो वो जाते हुए उसे एक ट्रेजर दे देते हैं जो कि दिखने में किसी बेल जैसा लग रहा था और वो बताने लगते हैं कि अगले 10 दशकों तक कोई भी उस बैरियर को तोड़ के नहीं आ सकता अगर तुम मेरे दिए गए इस बेल का यूज करते हो, लेकिन हाँ अगले 10 दशकों तक तुम मुझसे कोई भी चीज नहीं मांग सकते और मुझे दोबारा डिस्टर्ब मत करना। तुम्हारे पास इनर रियलम के लॉर्ड का दिया गया ये टोकन था, इसीलिए मैंने तुम्हारी मदद की। इसी के साथ सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। उस बेल को पाके दाओइस्ट वाटर काफी ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि वो तो पहले ही सोवरीन से मिले हुए थे और अगर सोवरीन को ऐसी चीज दे देता है कि जिसके जरिए से बैरियर ऑलमोस्ट 100 साल तक के लिए पूरी तरीके से प्रोटेक्टेड रहेगा, जो कि सोवरीन के लिए तो अच्छी बात नहीं है, तो वो दाओइस्ट वाटर से काफी ज्यादा खुश हो जाएगा और उसे बदले में काफी सारी चीजें भी मिल सकती है। मास्टर दाओइस्ट वाटर बाकी के जो स्टार सिस्टम है ना, वहाँ पर जाके भी काफी सारे लोगों को इकट्ठा करते हैं और जो लाइटनिंग सेलेस्टियल रियलम है उसके अंडर में आने वाला स्टार सिस्टम जिसे कि समनिंग द स्टार सिस्टम के नाम से हम जानते हैं, दाओइस्ट वाटर तो लिटरली वहाँ तक पहुँच जाता है और यहाँ के कुछ दो हमें कल्टीवेटर को दिखाया जाता है जो कि नॉर्मल दिख रहे थे लेकिन ये ओल्ड मैन थे। वो इन दोनों तक भी अपना मैसेज पहुंचा देता है और बदले में एक को वो स्टॉप स्पेल का एक्सेस देने वाला था और दूसरे वाले को रैंक 6 की दाव स्पिरिट देने का वादा करता है। यहाँ पे हम देखते हैं कि मास्टर ज़ियाओ और जो मास्टर क्लाउड्स है, जब वो दोनों इस मैसेज को सुनते हैं तो वो खुद भी हैरान थे कि आखिर ऐसी क्या बात हुई होगी, कौन सा ऐसा दुश्मन होगा कि जिसके चलते वो इतनी बड़ी चीज हमें देने वाला है। यहाँ पे दाओइस्ट वाटर के इस मैसेज ने चारों स्टार सिस्टम में एक ऐसा तूफान ला दिया था कि चारों ओर बस वांगलिन के चर्चे हो रहे थे। अब यहाँ क्योंकि उसने लिटरली हर एक बंदे को ये मैसेज पहुंचाया था, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये खबर सीधा सीतरन के पास भी पहुंचती है और जो कि यहाँ पे किंगलिन के पास बैठ के कल्टीवेट करने में बिजी था, लेकिन जब ये खबर वो सुनता है ना, तो वो इमीडिएटली गुस्से के साथ अपनी आईज ओपन करते हुए खड़ा हो जाता है। और भाई साहब, वांगलिन के लिए इसका प्यार तो तुम जानते ही हो। वो कहने लगता है कि कौन है ये घटिया इंसान, एक बार मुझे मिल जाए। लिटरली वो उसे बहुत बुरा भला कहता है और बस एक ही बात कहता है कि एक बार ये मुझे मिल जाए। आखिर इसकी हिम्मत कैसी हुई मेरे छोटे भाई के बारे में ऐसा कुछ बोलने की। हाँ, मैं जानता हूँ उसे, मैंने बचपन से देखा है, मुझे पता है कि वो कितना लॉयल है। और क्या बोला, ट्रेजर्स को चुराया है। मैं नहीं जानता कि इनर रियलम का लॉर्ड कौन था और इसका इस हेवन डिफाइंग बीट से क्या कनेक्शन है, लेकिन मेरे भाई ने कभी भी चुराया नहीं, मैंने दिया है उसे। तभी वो किंगलिन की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि मास्टर, आज अगर मैं आपके सामने जिंदा हूँ तो सिर्फ वो मेरे भाई की वजह से। आप भी जानते हो कि आपसे उसका 1% का भी फायदा नहीं हुआ था, लेकिन पहले उसने आपको रिवाइव करने में मदद की। अब सीतरन जब तक अपनी भड़ास निकाल रहा था, इस दौरान जो किंगलिन है वो ऑलरेडी अपना काम कर चुके थे। फिलहाल के लिए वो सीतरन को शांत कराते हुए कहने लगता है कि अपने मास्टर पे थोड़ा भरोसा रखो। मैं जानता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे तुम्हारे भाई और मेरे डिसाइपल पे यकीन तो है, लेकिन मैं सोवरीन पे बिल्कुल भी यकीन नहीं करता। यहाँ पे सीतरन को थोड़ा अच्छा लगता है, लेकिन फिर भी उसका गुस्सा तो ऐसा 7
उड़ते हुए आसमान पे वो ऐसा जिद करता है कि मैं जाके देखूंगा इसे। तभी वो बताता है कि चिंता मत करो, मैंने अपना मैसेज ऑलरेडी सबको पहुंचा दिया है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी को जो सेलेस्टियल एम्परर किंगलिन है उसका भी एक टोकन मिल चुका था, जिसमें साफ मेंशन था कि वांग लिन कोई ऐरा गैरा आउटसाइडर नहीं है, वो मेरा यानी कि सेलेस्टियल एम्परर किंगलिन का चोजन डिसाइपल है। और कोई भी मेरे डिसाइपल की तरफ आंख उठा के भी देखे मेरी मर्जी के बिना, ये मुझे बर्दाश्त नहीं। अब यहाँ पे ये खबर मास्टर लूफू के कानों में भी जाती है, जो कि इस वक्त वांग लिन की दी गई इन्फॉर्मेशन डेमोनिक सेक्ट के पास से सभी लोगों को यानी कि उनके एल्डर को देने आए थे। और यहाँ पे जब वो ये सारी बातें सुनते हैं ना, तो उन्हें दाविस्ट वाटर के लिए यहाँ पे हंसी आ रही थी, क्योंकि जो यहाँ पे डीमन सेक्ट के जो एल्डर्स हैं उन्होंने तो खुद इनर रियलम के जो लॉर्ड थे उनके मैसेज को सुना था, और उन्हीं के कहने पर तो उन्होंने ही इतने सारे बैटल की तैयारी की। अगर तुमने अच्छे से प्रीवियस चैप्टर्स को देखे होंगे यानी कि वीडियोस को देखे होंगे तो तुम्हें पता होगा, जब वांग लिन यहाँ आउटर रियलम में जा रहा था तो बैरियर को तोड़ने में जो इनर रियलम के लॉर्ड है उन्होंने वांग लिन की मदद की थी, यानी कि हेवन डिफाइंग बीट के जरिए से। लेकिन उस दौरान डीमन सेक्ट का वो एल्डर भी यहाँ पे मौजूद था, और वांग लिन के जाने के बाद उसने डीमन सेक्ट के जो एल्डर थे उसे कमांड किया था कि जाके चारों सेलेस्टियल रियलम और एंशिएंट सोलर सिस्टम को आउटर रियलम के अगेंस्ट इकट्ठा करो। तो यहाँ पे ये एल्डर भी ये सारी बातें दाविस्ट वाटर की सुन लेते हैं, और उसे उसकी बातों पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था, क्योंकि यार उसका मास्टर यानी कि इनर रियलम के जो लॉर्ड है उन्होंने खुद वांग लिन की मदद की थी। तो आखिर इनर रियलम के लॉर्ड से ऐसी गलती कैसे हो सकती है कि वो एक आउटसाइडर जो कि सोरिंग के बातों में आ जाए उस पे भरोसा करे। लिटरली यहाँ पर इतने सारे लोगों के सामने जो मास्टर दाविस्ट वाटर थे ना, उसका सॉलिड पोपट बन जाता है। तो और आउटर रियलम के बारे में जो इन्फॉर्मेशन वांग लिन ने मास्टर लूफू को दी थी उसे सुनकर तो इन्हें और यकीन हो जाता है कि नहीं हो ना हो झोल तो सारा दाविस्ट वाटर की बातों में है। और अब तो 4 सेलेस्टियल एम्परर में से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सेलेस्टियल एम्परर यानी कि सेलेस्टियल एम्परर किंगलिन का भी मैसेज वांग लिन के लिए पहुंच चुका था, जो कि उसे अपना डिसाइपल बता रहा है। और किंगलिन खुद इनर रियलम लॉर्ड के सबसे चहीते डिसाइपल रहे हैं। तो डीमन सेक्ट के जो एल्डर्स थे वो यही कहते हैं कि जब हमारा मास्टर और मास्टर का सबसे चहीता डिसाइपल एक बंदे के बारे में श्योर हो, गारंटी दे रहा हो, तो फिर हम किसी स्लेव की बात पे यकीन क्यों करें। जी इन्हें पता है कि दाविस्ट वाटर जो इनर रियलम के लॉर्ड है उसका एक स्लेव हुआ करता था। लिटरली गाइस मैंने तुम्हारे सामने 200-300 चैप्टर पुरानी एक डिटेल उठा के रखी है, एटलीस्ट इसके लिए वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, बस इतना डिटेल में कोई नहीं बताने वाला। सो मूव टू द स्टोरी। यहाँ पे हम देखते हैं कि सारे के सारे लोग अपनी पूरी तैयारी कर चुके थे, जो भी दाविस्ट मास्टर पे यकीन करते थे। लिटरली वो लोग उस फॉर्मेशन को भी रेडी कर लेते हैं जिसके जरिए से ये वांग लिन को ट्रैप करने वाले थे, यानी कि पूरा का पूरा माहौल दाविस्ट वाटर ने सेट कर दिया था। अब बस यहाँ पर खेल शुरू होने वाला है। यहाँ पे हम मूविंग में को भी देखते हैं, जो कि यहाँ दाविस्ट वाटर के मैसेज को सुनने के बाद सामने मौजूद उस पिल को देखती है और फिर वापस से एक दूसरी ओर देखने लगती है। इस दौरान दाविस्ट वाटर का जब ये मैसेज वांग लिन के कान में जाता है ना, लिटरली इसका किलिंग इंटेंट अब तक के सबसे ऐसे चरम सीमा पे पहुंच चुका था। और वांग लिन इस वक्त तेजी से गॉड सेक्ट की तरफ ही बढ़ते हुए कहने लगता है, जब तक मैं तुझे मार ना दूं मेरे अंदर की आग बुझने नहीं वाली। पहले तो मैं तुझे रिफाइन करने का सोच रहा था, पर नहीं, अब तू नहीं बचे। इस दौरान हम देखते हैं कि बड़े बड़े दिग्गज जो कि ऑलरेडी जो मास्टर दाविस्ट वाटर हैं उसके लिए उसका साइड लेने वाले थे, उनकी निगाहें भी बिल्कुल पूरा का पूरा ये जो क्लाउड सी स्टार सिस्टम है इस पे फिक्स हो जाती है। इस दौरान हम देखते हैं कि वांग लिन का किलिंग इंटेंट बढ़ने की वजह से इनका जो स्लॉटर है ये भी उसके पीक लेवल पे पहुंच रहा था। वांग लिन के दिमाग में ऐसे प्लान आ रहे थे कि वो कैसे इसको मारेगा, तो उसके चलते उसका स्लॉटर अब इवॉल्व होकर इतना पीक लेवल पे पहुंच चुका था कि अब वो एक हल्के से एसेंस का फॉर्म लेने लगा था, जो कि यहाँ पर बहुत ही थिक ब्लडी मिस्ट था और काफी ये हल्का था। और इस वक्त वांग लिन भी इसे फील नहीं कर पा रहा था क्योंकि वो बहुत गुस्से में है। तभी गॉड सेक्ट के बाहर एक ह्यूज एक्सप्लोजन होता है और देखने वाले देखकर दंग रह जाते हैं कि यहाँ पर वही वांग लिन आ चुका है जिसके बारे में दाविस्ट वाटर ने कहा था। और यहाँ पे वांग लिन गॉड सेक्ट की तरफ देखते हुए उसे ललकारते हुए कहने लगता है कि कब तक तू मुझसे छुपेगा। हाँ, इनर रियलम को धोखा तूने दिया, सोरीन का पालतू तू है, तूने हमारे इनर रियलम को बेच दिया उस सोरीन के हाथों और यहाँ सारे इल्जाम मुझ पर लगाए जा रहे हैं। इनर रियलम के लॉर्ड तो तुझे मारने वाले थे, मैं तो तुझे पीटने आया हूँ और इतना तड़पा तड़पा के मारूंगा कि तू मर के भी नहीं मरेगा। ये कहते हुए वांग लिन अपनी और किलिंग इंटेंट को एकदम तूफान की तरह आगे बढ़ाता है। लिटरली यहाँ पर गॉड सेक्ट के जितने दरवाजे थे, जितने भी सामने के पिलर्स थे, सब कुछ धराशायी हो जाता है और एक स्ट्रॉन्ग ऑरा सीधा जाके हिट होती है मास्टर दाविस्ट वाटर से। इसी के साथ गाइस मैदान सेट हो चुका है और अब हम वापस से दी मोस्ट एपिक बैटल को यहाँ विटनेस करने वाले हैं और अब बस देर है बैटल को शुरू होने की। यहाँ पर मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि वांग लिन की इस बैटल में ना हमें उसका सबसे खतरनाक फॉर्म दिखने वाला है, जहाँ पे वो एंशिएंट गॉड से लेकर एंशिएंट ऑर्डर इन सभी की पावर को अनलीश करने वाला है। अब जरा सोचो दाविस्ट वाटर जैसे कि अभी आइडिया ही नहीं कि वांग लिन इस वक्त किस मुकाम पे पहुंच चुका है और इवन
कि उसके पास 2 आउटर रियलम के 3rd स्टेप के स्लेट्स भी है। तो जरा सोचो मास्टर दाओइस्ट वाटर का रिएक्शन क्या होगा। और उससे भी इम्पोर्टेंट बात, जो मास्टर दाओइस्ट वाटर है वो असल में सोवरीन के साथ हाथ मिलाए हुए है। तो अगर वांगलिन यहाँ पे दाओइस्ट वाटर को हराता है ना, तो सोवरीन की भी इनर रियलम में सबसे बड़ी हार होगी। और ये एपिक बैटल बहुत ही जल्द शुरू होने वाला है और जिसमें कि काफी ज्यादा मजा आने वाला है। बट उससे पहले गाइस, तुम्हें इस वीडियो पे 3K लाइक्स और 300 कमेंट्स पूरे करने होंगे। और जितनी जल्दी तुम ये टारगेट पूरा करोगे, उतनी जल्दी तुम्हें नेक्स्ट वीडियो देखने को मिल जाएगी। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।